आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। यह चैप्टर क्लास 9th के नए सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और इसका कंटेंट क्लास 9th की एनसीईआरटी की नई बुक एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन के चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जब हम यह कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो साइंटिफिक टर्म्स में इस बात का क्या मतलब होता है। हम हमारे आसपास में होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे और काइनेमेटिक इक्वेशंस की सहायता से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हमारे आसपास मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोई व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो यह मोशन का एक एग्जांपल होता है। इसी तरह से जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो यह भी मोशन का ही एक एग्जांपल होता है। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है और इसके साथ-साथ ही अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती रहती है। अर्थ पर मौजूद सभी ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, अर्थ के साथ ही यह कॉम्प्लिकेटेड मोशन कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते रहते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारे आसपास सभी ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूअस मोशन में हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ-साथ चेंज होता है, तो हम यह कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। हमारे आसपास दिखाई पड़ने वाले सभी मोशंस कॉम्प्लिकेटेड मोशंस होते हैं। यदि हम इन कॉम्प्लिकेटेड मोशंस को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए यह ज़रूरी होता है कि हम सिम्प्लिफाइड और आइडियलाइज़्ड मोशंस को स्टडी करें और उसके बाद ही हम सक्षम हो सकेंगे कि हम कॉम्प्लिकेटेड मोशंस को समझ सकें। सिंपलर और आइडियलाइज़्ड मोशंस के एग्ज़ाम्पल्स हैं लीनियर मोशन एंड यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर में हम सिंपलर मोशन को स्टडी करेंगे और कॉम्प्लिकेटेड मोशंस को हम हायर ग्रेड्स में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम सिंपलर मोशंस को स्टडी करेंगे। सिंपलर मोशन का एक एग्जांपल होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है, तो उसके मोशन को हम लीनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोई ट्रेन एक स्ट्रेट ट्रैक पर मूव करती है, तो उसके मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर लीनियर मोशन कहते हैं। इसी तरह से जब कोई बॉल ऊँचाई से गिरती है, तो यह भी स्ट्रेट लाइन मोशन का ही एक एग्जाम्पल होता है। इसी तरह से जब कोई कार एक स्ट्रेट हाईवे पर मूव करती है, तो यह भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर यूँ कहें कि लीनियर मोशन का एक एग्जाम्पल होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर यूँ कहें कि लीनियर मोशन एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन होता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी हेल्प करती है कि हम कॉम्प्लिकेटेड मोशंस को समझ सकें। इसीलिए स्ट्रेट लाइन मोशन को पहले समझना हमारे लिए आवश्यक होता है। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना होता है, तो सबसे पहले यह ज़रूरी होता है कि हम एक रेफ़रेंस पॉइंट को डिफ़ाइन करें। रेफ़रेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोज़ीशन को डिफ़ाइन करते हैं। जब हम ऐसा कहते हैं कि रेफ़रेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने ऑब्जेक्ट की पोज़ीशन को डिफ़ाइन किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने रेफ़रेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेज़र किया है और साथ ही साथ उसके डायरेक्शन को भी मेज़र किया है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों को रेफ़रेंस पॉइंट के रिलेशन में मेज़र कर लेते हैं, तभी हम उस ऑब्जेक्ट की पोज़ीशन को उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिफ़ाइन कर पाते हैं। यदि एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती रहती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो हम ये कहते हैं कि उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है। तो इसका मतलब ये है कि मोशन का स्टेट या रेस्ट का स्टेट रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन
टाइम के साथ-साथ चेंज होता रहता है किसी रेफ़रेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तभी हम ये कहते हैं कि उस रेफ़रेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और यदि किसी रेफ़रेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोज़ीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती और स्थिर बनी रहती है, तभी हम ये कहते हैं कि उस रेफ़रेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले यह ज़रूरी होता है कि हम एक रेफ़रेंस पॉइंट डिफ़ाइन कर लें। इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए यह भी ज़रूरी होता है कि हम कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को पहले समझ लें। जब हम इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझ लेंगे, तो हमारे लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना आसान हो जाएगा। एक-एक करके हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसे हम डिफाइन करते हैं टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करता है, तो उस मूवमेंट के दौरान जो उसने एक्चुअल पाथ को फॉलो किया है, यदि हम उस एक्चुअल पाथ के टोटल लेंथ को कैलकुलेट कर लें, तो हम ये कह पाएँगे कि इस ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि एक कार पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करती है, तो इस दौरान ये एक कर्व्ड रोड पर मूव करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाती है। यदि हमें कार के द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो, तो हमें इस कर्व्ड रोड के एक्चुअल लेंथ को मेज़र करना होगा। जब हम इस कर्व्ड रोड के एक्चुअल लेंथ को मेज़र कर लेंगे, तभी हम ये कह सकेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करने के दौरान कार ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसे हम डिफाइन करते हैं शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक कार पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूव करती है और इस मूवमेंट के दौरान वो एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करती है। अब यदि हमें कार के द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए हमें इस कर्व्ड पाथ के एक्चुअल टोटल लेंथ को मेजर करना होगा और तभी हम ये बता सकेंगे कि कार ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन यदि हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूवमेंट के दौरान कार के डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए हमें पॉइंट ए को पॉइंट बी से एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा जोड़ना होगा और इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ ही यह बताएगी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच जो कार ने मूवमेंट किया, उसके दौरान उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीटली डिफाइन या स्पेसिफाई करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसी भी 2 पॉइंट का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। मतलब कि हमारे दिए हुए इस एग्ज़ाम्पल में जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, वो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो उन 2 पॉइंट्स के बीच मौजूद डिस्टेंस से या तो कम होगा या एट मैक्सिमम बराबर होगा। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल में यह बताया गया है कि एक स्टूडेंट 100 मीटर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और उसके बाद मुड़ कर के 40 मीटर वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अब यदि हमें यह कैलकुलेट करना हो कि स्टूडेंट ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो होगा हमारा 100 मीटर प्लस 40 मीटर विच इज़ इक्वल टू 140 मीटर। परंतु यदि हमें स्टूडेंट की डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना हो, तो वो होगा 60 मीटर इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट पहले 100 मीटर अपने इनिशियल पोजीशन से दूर जाता है और उसके बाद मुड़ कर के 40 मीटर अपने इनिशियल पोजीशन की तरफ चलता है।
तो अब जो उसकी फाइनल पोज़ीशन में जो उसके इनिशियल पोज़ीशन से डिस्टेंस है, वो 60 मीटर का ही रह गया है। हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का, वो इनिशियल पोज़ीशन से फाइनल पोज़ीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, वो 60 मीटर होगा और हम यह भी जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, वो ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोज़ीशन से फाइनल पोज़ीशन की तरफ होती है। अब क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट है, वो अभी भी अपने फाइनल पोज़ीशन पर भी जब वो मौजूद है, तब भी वो अपने इनिशियल पोज़ीशन से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ही मौजूद है। इसीलिए जो स्टूडेंट की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, वो 60 मीटर इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन है। तो इस केस में हमने यह देखा कि स्टूडेंट के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है। अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी होती है जो हमारी यह समझने में हेल्प करती है कि किसी टाइम इंटरवल के दौरान कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से मूव कर रहा था। एवरेज स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच दैट डिस्टेंस वाज़ ट्रैवल्ड। सिंपल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड का फ़ॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ये है कि एवरेज स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। एवरेज स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी हमें यह बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी टाइम इंटरवल के दौरान कितनी तेजी से चेंज हो रही थी। यानी कि हम एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं एज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब क्योंकि चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन के। एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी को स्पेसिफाई करने के लिए न सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, बल्कि एक डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। स्पीड की ही तरह एवरेज वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। स्पीड किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किए गए टोटल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किए गए डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसके विपरीत वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ऐसा हो सकता है कि किसी मोशन के दौरान एक ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड तो नॉन ज़ीरो है, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है। यह तब होता है जब एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता हुआ वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड तो नॉन ज़ीरो होती है, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होती है, क्योंकि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। अब हम एक न्यूमेरिकल के द्वारा यह समझने की कोशिश करेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या अंतर होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये कहता है कि एक कार नॉर्थ डायरेक्शन में 200 किलोमीटर ट्रैवल करती है 3 घंटे में और उसके बाद वही कार 200 किलोमीटर साउथवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है 2 घंटे में। इस स्थिति में हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो यदि हम कार के द्वारा कवर किए गए टोटल डिस्टेंस को देखें, तो वो होगा हमारा 400 किलोमीटर। क्योंकि कार ने 200 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल किया और 200 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 400 किलोमीटर और जो टोटल टाइम टेकन है वो है 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स यानी कि 5 आवर्स। तो इस स्थिति में अगर हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करें, तो वो आएगा हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन के। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 400 किलोमीटर है, टोटल टाइम टेकन 5 आवर्स है, तो एवरेज स्पीड आएगा हमारा 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 आवर्स, जिसकी वैल्यू आएगी 80 किलोमीटर पर आवर के। यदि हम इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखें, तो इसमें कार 200 किलोमीटर नॉर्थ में ट्रैवल करती है और उसके बाद जब वो 200 किलोमीटर साउथ में ट्रैवल करती है, तो वो वापस
उसी पॉइंट पर आ जाती है जहाँ से कार ने स्टार्ट किया था। तो इस केस में कार का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो है 0। तो अगर हम कार की एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करें तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के। टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 है, तो यदि हम 0 को 5 आवर से डिवाइड कर दें तो आएगा हमारा 0 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कार की एवरेज वेलोसिटी आएगी 0 किलोमीटर पर आवर के। तो यहाँ पर इस केस में हम क्लियरली देख सकते हैं कि हालाँकि कार की एवरेज स्पीड तो नॉन ज़ीरो है, लेकिन कार की एवरेज वेलोसिटी 0 है। अब हम एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन एक फिज़िकल क्वांटिटी होती है जिसे हम डिफ़ाइन करते हैं एज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि एवरेज एक्सेलरेशन एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी होती है जो हमें यह बताती है कि एक दिए हुए टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है। एवरेज एक्सेलरेशन का फ़ॉर्मूला होता है एवरेज एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी की ही तरह एवरेज एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब यह है कि एवरेज एक्सेलरेशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बताना पड़ता है। एवरेज एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और यह नेगेटिव भी हो सकता है। जब एक दिए हुए टाइम इंटरवल के दौरान एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो हम यह कहते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में है, और ऐसी स्थिति में हम एवरेज एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मानते हैं। इसके विपरीत जब एक दिए हुए टाइम इंटरवल के दौरान किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, तो हम यह कहते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोज़िट है, और ऐसी स्थिति में हम एवरेज एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब यह है कि उसके मैग्नीट्यूड के सामने एक माइनस साइन लगाते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जब एक दिए हुए टाइम इंटरवल के दौरान एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो ऐसी स्थिति में हम यह कहते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन के अलोंग है, और ऐसी स्थिति में हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मानते हैं। इसके विपरीत जब एक दिए हुए टाइम इंटरवल के दौरान एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो हम यह कहते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, और ऐसी स्थिति में हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब यह है कि उसके मैग्नीट्यूड के सामने एक माइनस साइन लगाते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या फिर डिसेलेरेशन भी कहा जाता है। अब हम एवरेज एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये कहता है कि एक बस की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड की हो जाती है 5 सेकंड के टाइम इंटरवल में। तो ऐसी स्थिति में उसकी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी? जैसा कि हम जानते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और टाइम इंटरवल हमें 5 सेकंड्स का दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, जहाँ पर वी एफ फाइनल वेलोसिटी है और वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, और इसको हम टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। सो फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि हम 20 मीटर पर सेकंड में से 10 मीटर पर सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसे 5 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो हमारी जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा इस कंडीशन में वो होगा 10 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है, तब हम पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी दूसरा पर्सन उस ग्राफ को देख कर के ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में इजीली इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है। साथ ही साथ किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को इजीली कंपेयर भी कर सकता है। हालांकि पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कॉम्प्लेक्स मोशंस के लिए भी बनाया जा सकता है, लेकिन इस चैप्टर में हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन के पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम केवल उसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे जो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में और केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। पोजीशन टाइम ग्राफ यह बताता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है। पोजीशन टाइम ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर टाइम को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पर ऑब्जेक्ट के पोजीशन को प्लॉट करते हैं।
जैसा कि दिए हुए इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पोज़ीशन टाइम ग्राफ्स को दिखाया गया है। लेफ्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पोज़ीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, जबकि राइट डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पोज़ीशन टाइम ग्राफ एक कर्व है। जब पोज़ीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो हम ऐसी स्थिति में क्लियरली देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोज़ीशन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट्स में चेंज होती है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब पोज़ीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो ऐसी स्थिति में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है। अब क्योंकि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन 0 होती है। इसके विपरीत जब पोजीशन टाइम ग्राफ एक कर्व होता है, तो ऐसी स्थिति में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट अलग-अलग होती है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अलग-अलग होती है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब क्योंकि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड मोशन में है। पोजीशन टाइम ग्राफ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला तो होता है पोजीशन, मतलब कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में पता लगा सकते हैं। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी। जब हम किसी भी दिए हुए टाइम इंटरवल में पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप को फाइंड आउट करते हैं, तो वो स्लोप हमें ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो मैं इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हम ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। एक होता है पोजीशन, मतलब कि हम किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर या इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट के पोजीशन का पता लगा सकते हैं, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी। यह हम पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप को पता लगा कर के बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कितनी है। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यह बताता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर टाइम को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं। दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम में 3 ऑब्जेक्ट्स के वेलोसिटी टाइम ग्राफ को दिखाया गया है। जैसा कि हम इस डायग्राम के ए पार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है, तो यह इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन 0 है। दिए हुए इस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट की जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो है 20 मीटर पर सेकंड। डायग्राम के हम बी पार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन तो है, पर वो एक्स एक्सिस से एक एक्यूट एंगल बना रहा है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो यह इंडिकेट करता है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में आने वाला चेंज भी इक्वल है। इसका मतलब यह है, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में आने वाला चेंज इक्वल होता है, इसीलिए हम यह भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है, इसीलिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही है, और ऐसी स्थिति में एक्सीलरेशन को पॉज़िटिव लिया जाता है। इसके विपरीत डायग्राम के सी पार्ट में हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो एक्स एक्सिस के साथ, या यूँ कहें कि टाइम एक्सिस के साथ एक ऑब्ट्यूज़ एंगल बना रहा है। तो ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ यह इंडिकेट करता है कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। हालाँकि इस केस में भी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में आने वाला चेंज इक्वल है, तो हम यह कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन क्योंकि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोज़िट है। यानी कि एक्सीलरेशन नेगेटिव है।
एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। पहली फिज़िकल क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख कर के हम किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। जो दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी होती है जिसके बारे में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख कर के इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, वो होती है एवरेज एक्सेलरेशन। यदि हम किसी भी दिए हुए टाइम इंटरवल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को कैलकुलेट करें, तो हमें उस दिए हुए टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट के एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में पता चल जाएगा। जो तीसरी फिज़िकल क्वांटिटी का इन्फॉर्मेशन हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख कर के ऑब्टेन कर सकते हैं, वो है ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। किसी भी दिए हुए टाइम इंटरवल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया कवर्ड होता है, वो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है, जैसा कि हम ऊपर दिए हुए इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि पहले 6 सेकंड्स में जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो एक एरिया कवर करता है जो कि रेक्टेंगल ओएबीसी के द्वारा रिप्रेजेंटेड है। इसका मतलब ये है कि यदि हम ओएबीसी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें, तो इससे हमें पहले 6 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो रेक्टेंगल का एरिया होगा, वो होगा ओए इंटू ओसी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पर ओए की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड है और ओसी की वैल्यू 6 सेकंड है। तो यदि हम 20 मीटर पर सेकंड को 6 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ऑब्टेन होगा 120 मीटर। यह 120 मीटर ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है पहले 6 सेकंड्स में। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख कर के हम एक ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला होता है वेलोसिटी, दूसरा होता है एवरेज एक्सेलरेशन और तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। जब एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता है, या यूं कहें कि ऑब्जेक्ट एक लीनियर मोशन परफॉर्म करता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को हम 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर v ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, u ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, a ऑब्जेक्ट के कांस्टेंट एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है और t टाइम टेकन को रिप्रेजेंट करता है, s ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम काइनेमेटिक इक्वेशंस का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट के स्टेट से स्टार्ट करता है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से 5 सेकंड तक एक्सेलरेट होता है। तो ऐसी अवस्था में हमें यह बताना है कि ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और इन 5 सेकंड्स के दौरान ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहली काइनेमेटिक इक्वेशन ये कहती है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है, u का मतलब है ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट के स्टेट से स्टार्ट करता है, इसका मतलब यह है कि u की वैल्यू 0 होगी। एक्सीलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी दी हुई है और टाइम पीरियड 5 सेकंड्स का ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यदि हम u, a और t की वैल्यू को पहली काइनेमेटिक इक्वेशन में पुट अप कर दें, तो हमें v की वैल्यू मिलेगी 10 मीटर पर सेकंड की। अ जो दूसरी काइनेमेटिक इक्वेशन होती है वो ये कहती है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमें u की वैल्यू भी दी हुई है, t की वैल्यू भी दी हुई है और a की वैल्यू भी दिया हुआ है। तो यदि हम इन गिवन वैल्यूज़ को
सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमें s की वैल्यू कैलकुलेट होकर के मिलेगी 25 मीटर की। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशंस। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये काइनेमेटिक इक्वेशंस तभी वैलिड होती हैं जब ऑब्जेक्ट एक लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है और उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर कुछ इस तरह से मूव करता है कि हर समय पर उसका स्पीड कांस्टेंट बना रहे, तो ऐसे सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इस मोशन में हालांकि ऑब्जेक्ट का स्पीड तो हर समय पर कांस्टेंट रहता है, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हर समय पर बदलता रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर समय पर चेंज होती रहती है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर समय पर चेंज होती रहती है, इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हालांकि ऑब्जेक्ट की स्पीड तो हर समय पर कांस्टेंट होती है, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर समय पर बदलती रहती है, इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर हम इस चैप्टर से रिलेटेड 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट ये कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, तो कभी भी उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। हालाँकि उसके द्वारा कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के केवल डायरेक्शन को बताते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, तो कभी भी उसकी एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकती, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है। ऐसा तब होता है जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता हुआ अपने इनिशियल पोज़ीशन पर आकर के रुक जाता है। तब क्योंकि ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, इसीलिए उसकी एवरेज वेलोसिटी भी 0 होती है। जब एक ऑब्जेक्ट एक एक सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी हर समय पर ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो बदलता रहता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलती रहती है। क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 परिस्थितियों में बदलती है। जब या तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो जाएँ। यहाँ पर हालाँकि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो कभी भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सीलरेटेड मोशन का एग्ज़ाम्पल होता है। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि हम किस तरह से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन एटसेट्रा का इस्तेमाल करके किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमने यह भी जाना कि एवरेज एक्सीलरेशन हमें यह बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ किस तरह से बदल रही है। हमने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा और यह जाना कि हम किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा और काइनेमेटिक इक्वेशंस की सहायता से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया और लास्ट में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।